हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 जो है हमारी बदलती पृथ्वी को देखेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाही पर रख कर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखें कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं किचन में जाकर, लेकिन थोड़ा संभल कर। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार होती है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल में क्या होता है, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल। बहिर्जनित बल में अपर्दन और निक्षेपण, नदी, बहता जल, पर्वन, समुद्री जल और हिमनद। स्थल मंडलीय प्लेट भूपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। पिछले अध्याय में हम लोग महाद्वीप को पढ़े थे। इसमें सियाल, सिलिका, अल्मुनियम। महासागर में सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। पिछले अध्याय को आप लोग पढ़ लीजिए, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। एंडो मतलब अंतः, एक्सो मतलब बाय, जेनिक उत्पत्ति, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। एक ज्वालामुखी दिखाया गया है। ये मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा, ये निकला बाहर तो लावा हो गया। गैसें एवं राख प्लस जलवाष्प भी साथ निकलता है। पपट्टी, मेंटल, पपट्टी सियाल, मेंटल सीमा। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपन जहां आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र एपीसेंटर जहां कंपन अनुभव होता है। एक मिनट। कंपन जहां अनुभव होता है उसको अधिकेंद्र एपीसेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। प्लेट सीमा को दिखाया गया है। अधिकेंद्री जहाँ क्या कहते हैं, कंपन अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, एपीसेंटर। भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। भूकंपीय 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। पी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ये इस तरह का होता है।
और एस तरंगे ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स ऐसे होता है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पी तरंग इसमें सभी माध्यम में गुजर सकता है, सभी माध्यम सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी। और एस तरंग सिर्फ सॉलिड में। और एल तरंग सतह पर होता है, सतह पर भूकंप। धरातलीय होता है, धरातलीय तरंग इसको कहते हैं। ये सबसे विनाशकारी तरंग एल तरंग है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवर के व्यवहार का अध्ययन, तालाबों में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। कुछ केस स्टडी है, आप लोग पढ़िएगा इसको। ये भुज में 2001 में आया था, सबसे तीव्र भूकंप आया था 6.9। गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। दुनिया में सबसे पहले भूकंप डिटेक्टर का आविष्कार किसने किया था? झांग हेंग, चीन का था, ये लिख लीजिएगा। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। पूछा जाता है ये। जिस भूकंप की तीव्रता 2 पॉइंट अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी टीचर में। जिस भूकंप की तीव्रता 6 पॉइंट या अथवा उससे अधिक होता है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप लेखी यंत्र ये दिखाया गया है। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहे। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां। दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों या पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना से विश्वास रखें। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्ष एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विकृत होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्ष की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल एवं अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण की ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में के वेनेजुएला के एंजल जलप्रपात। तो एंजल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला कहाँ है? साउथ अमेरिका। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। ये पूछा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? नियाग्रा कनाडा प्लस यूएसए। ठीक है, और विक्टोरिया पूछा जाता है। विक्टोरिया, जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे कहाँ? अफ्रीका में। ठीक है, और सबसे ऊंचा एंजल वेनेजुएला, साउथ अमेरिका। कठोर शैल, ये कठोर शैल हो गया। जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। एक जलप्रपात को दिखाया गया है ऐसे आकर के। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है।
नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। चाप झील, ये नदी बह रही है और ये अलग हो गया, फिर से ये चाप झील हो गया। और ये विसर्प, यहाँ से कुछ मिट्टियाँ लाई और ये विसर्प हो गया। तटबंध, बाढ़ के मैदान। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी के अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी की इतनी धीमी हो जाती है, यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है। ये वितरिका हो गया, नदी ऐसे बह रही है, फिर ये अपना मिट्टी लाई और ये वितरिका यहाँ पर दिखाया गया है। ये मुख्य नदी हो गया डेल्टा। कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होता है। समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी होते जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। समुद्री गुफा, ये ऐसे करके। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। तटीय मेहराब, ये होल हो जाता है, आर पार पानी चला जाएगा। तटीय मेहराब को सी आर्चिज कहते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। ये फिगर में दिखाया गया। ये स्टैक हो गया, ये अलग हो गया। पहले इस तरह था, गुफा था, फिर ये होल हो गया, आर पार पानी जाने लगा, फिर ये अलग हो गया। इसी को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। समुद्री पुलिन का मतलब हो गया समुद्री तटीय मैदान। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गुलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है। ग्लेशियल मोरयेन्स हिमनद दिखाया गया है। ये पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, करेंगे। ये बालू टिब्बा ऐसे करके, ये बालू टिब्बा, ये यहाँ से ऐसे हो गया पठार की तरह। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। ये छत्रक जिन्हें सामान्य छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए इसे शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं।
बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस का निक्षेप पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विशाल लोएस कहाँ है? चीन में पाया जाता है। और छत्रक शैल पूछेगा तो क्या होता है? ये रेगिस्तान में। लोएस का मतलब सीढ़ी नुमा ऐसे करके, सीढ़ी नुमा ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे बह रहा है सीढ़ी नुमा ये। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। प्लेटें क्यों घूमती है? मैग्मा की गति के कारण घटित होता है। मैग्मा की गति के कारण प्लेटें घूमती है। बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बल। बहिर्जनिक बाहरी घटक, ठीक है, वायु जल हिमनद लिख लीजिएगा। अंतर्जनिक बल आंतरिक क्षेत्र में घटित होना। अपर्दन वायु जल हिमनद के द्वारा होने वाला क्षय। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? जब भी नदियाँ अपने साथ महीन कण लाते हैं। बालू टिब्बा हवाओं के कारण रेत के टीले बन जाते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? समुद्र में अवसाद जमना। चाप झील क्या है? विसर्प नदी से एक अलग झील बनाते हैं, उसे चाप झील कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बालू टिब्बा भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। चीन में विशाल लोएस। सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चुनते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? सैल। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है, क्या है? हिमोड़। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी। छत्रक शैलें रेगिस्तान में। चाप झील नदी घाटी। और क्या है? मिलान को देखते हैं। हिमनद बर्फ की नदी। विसर्प नदियाँ। पुलीन समुद्री तट। बालू टिब्बा कहाँ पाया जाएगा? रेगिस्तान। जलप्रपात कठोर संस्तर शैल। भूकंप पृथ्वी का कंपन। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, वो भी एनसीईआरटी को फैक्ट्स जाने। तो दोस्तों धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।